नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक शुरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती की बैठक शुरू हुई है। बैठक में सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद हैं। बैठक में नगर निकाय को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। तो बीएसपी का ऐलान कि इस बार निकाय चुनाव में भागीदारी रहेगी बीएसपी की, और इसी के साथ ये बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में ये बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। निकाय चुनाव को लेकर वो रणनीति सौंपेंगी आज तमाम कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षों को। बैठक में सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद हैं बड़ी संख्या में, और बैठक में नगर निकाय को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीएसपी की ये बैठक शुरू हो गई है, महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक में चर्चा की जा रही है किस तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बीएसपी मैदान में बढ़ेगी, क्योंकि इस बार दावा किया गया है कि सभी सीटों पर कब्जा रहेगा। देखिए, मायावती जी अब एक्टिव हो गई हैं और उनको समझ में आ गया है नगर निकाय चुनाव नजदीक आ गया है, और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक मायावती जी कर रही, जिसमें तमाम जिला अध्यक्ष जो 75 जिले के हैं वो सब मौजूद हैं, तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता भी वहां पर बहुत सारे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और मायावती जो आज चर्चा का जो सबसे बड़ा विषय होने वाला है वो नगर निकाय चुनाव, और खास करके उम्मीदवारों की वो सूची तैयार करी जाएगी, जिसमें तमाम वो नाम होंगे जो नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतरेंगे। और खास करके मायावती जी का जो सबसे पहला फोकस होगा वो ये कि जितायु प्रत्याशी जो हो उस पर दांव लगाया जाए, और खास करके महिला जो उम्मीदवारों के चयन है उसको लेकर मायावती जी जो हैं वो अपने तमाम नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ आज विचार विमर्श करती हुई नजर आएंगे। और उनका मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनको जिस हद तक अगर उनको लग रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी है तो नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है इस बार मायावती। बाकी जो जाति समीकरण है उसको देखते हुए और ये सारी चीजों पर मायावती जी अपना आज पूरी रणनीति तय करेंगी कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में पूरी तैयारी करनी है, किस तरीके से मैदान में उतरना है, और किस तरीके से जो सरकार है और जो और भी पार्टियां हैं उनको किस तरीके से टक्कर देना है। वहीं शाइस्ता परवीन को लेकर भी आज विचार विमर्श चर्चा की जा सकती है। हालांकि मायावती जी ने ट्वीट करके, जब अतीक अहमद को लेकर फैसला नहीं आया था उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर दोषी करार होंगे तो हम पार्टी से उनको निकाल देंगे, लेकिन टिकट काटने की बात उनकी कहीं भी नहीं की थी। तो उसको लेकर भी आज विचार विमर्श होगा, उस पर चर्चा की जाएगी, क्या उनको उम्मीदवार रखना है या नहीं रखना है, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एक एक जो प्रत्याशी है उनकी भी तमाम उम्मीदें हैं कि क्योंकि जो पहले भी नगर निकाय का बिगुल बजा था एक बार, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया था, और अब जब दोबारा आरक्षण सूची जारी हो गई तो उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनकी लंबी लाइनें सभी पार्टियों के बाहर देखने को मिल रही हैं। उसी में से एक बसपा भी है, जहां पर प्रत्याशियों की लंबी लाइन है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि लेकिन ऐसे में आज मायावती जी जो हैं वो विचार विमर्श करने के बाद कुछ समय के बाद में अपने प्रत्याशियों की सूची रिलीज करेंगी, और आज खास करके इसी को लेकर बैठक चल रही है। बिल्कुल स्कंदता, देखिए कहीं ना कहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का भी प्रयास किया जाएगा। हालांकि कोर वोट बैंक है बीएसपी का अलग, लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन किया जाए। पिछली बार जिस तरीके से केवल 2 सीटें हाथ लगी थी, उसको लेकर अब तैयारी है कि सभी सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। तो इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मायावती जी अभी अपने तमाम जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठ के बातचीत कर रही हैं, और उसके बाद में वो जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो देखने लायक होगा कि इस बार क्या नया प्लान मायावती सेट करती है। हालांकि उनकी कोशिश है कि युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े और खास करके महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। कुछ ऐसी ही पहल कुछ समय पहले जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से की गई थी, जब उन्होंने लड़की को लेकर नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिलाओं की ताकत को लेकर इस बार मायावती भी एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं नगर निकाय के चुनाव में। उनका मानना है कि महिलाओं के नाम को लेकर, खास करके उनके नाम को लेकर चयन हो कि किस तरीके से किस प्रत्याशी को उतारना है, उनकी भागीदारी बढ़े। इसके अलावा युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, इस पर ही मायावती खास फोकस कर रही है। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि उनका एक कोर वोट बैंक अलग से है, तो जहां तक मायावती को इस चीज का बखूबी आइडिया है कि उनका एक जो फिक्स वोट बैंक है वो उनके पास है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो जाति हैं और
जो महिलाओं का वोट है वो किस तरीके से उनकी पार्टी में आए, उनके खेमे में जाए, उसको लेकर भी मायावती जी लगातार कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जो अभी नगर निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर 5 युवा 5 गाँव का भी एक एजेंडा सेट कर रही हैं कि हर गांव में 5-5 युवाओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो जहां वहां पर जितने भी वहाँ की क्या स्थिति है, क्या वहाँ की कितना वहाँ पर जातीय समीकरण किस तरीके से है, किस तरीके से वहाँ पे वोट बैंक को फोकस किया जाएगा, उसकी पूरी रिपोर्ट लाकर जो है वो सौंपेगा। उसको लेकर भी एक पूरी टीम गठित की जाएगी और जो युवा है वो वहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट करके आगे मायावती को सौंपेंगे। और 9 महिलाओं के जो बनाए जा रहे हैं उनके पार्टिसिपेशन को लेकर, चाहे वो उनकी पार्टी में हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर हो, मायावती जी लगातार कोशिश कर रही हैं। और आज नगर निकाय चुनाव की बैठक है, बड़ी बैठक है, देखना होगा कि क्या कुछ अहम फैसले निकल के आते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है बैठक के बाद, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की अब जल्दी होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए स्कंदता, कहीं ना कहीं बीएसपी की यह भी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से बीजेपी चुनौती के साथ काम करती है, खुद को ही कंपटीशन वो मानती है, और ऐसे में बूथ को लेकर जो फोकस किया जाता है वो ही बीएसपी क्या अपनाती हुई नजर आएगी या उसकी कोई नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? देखिए, अगर बूथ स्तर की बात की जाए तो बूथ स्तर पे तीनों पार्टियां, जो खास करके 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इनके खुद के कोई इनिशिएटिव शुरू से निकल कर नहीं आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी पहले अपने प्लान सेट करती है और जो विपक्ष है वो बैठकर उनके प्लान्स को देखते हैं और उसके बाद उनके प्लान से इंस्पायर्ड होकर फिर अपने प्लान सेट करते हैं, फिर वो बूथ स्तर पे जाते हैं, फिर वो ग्रुप डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए तैयारी सभी पार्टी की शुरू हो गई है और अब देखना होगा किस तरीके से पार्टियां जो है रणनीति को ग्राउंड जीरो पर भी इंप्लीमेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां कल्पतरू बिल्डटेक पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जब्त की 84 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। कल्पतरू बिल्डटेक पर निवेशकों से ठगी करने का आरोप है। यूपी समेत कई राज्यों में मुकदमा दर्ज है। तो ईडी ने जब्त किए 84 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, जहां कल्पतरू बिल्डटेक पर निवेशकों से ठगी करने का गंभीर आरोप है। यूपी समेत कई राज्यों में मुकदमा दर्ज है। तो लखनऊ से ये बड़ी अपडेट, जहां कल्पतरू बिल्डटेक पर ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ठगी का आरोप है। ईडी ने 84 करोड़ की संपत्ति को जब्त भी कर लिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, 84 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या कुछ और अपडेट? बात करें कंपनी है, 84 करोड़ की संपत्तियां हैं, किया है। आपको साथ ही लगातार शिकायतें मिलने की कंपनी के लोग का ठगी हो रही है, लोगों को लुभावनी लेकर इसमें बता करके ठगी की जा रही है। इसके बाद शिकायत की जांच होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय जो है उसने कल 84 करोड़ संपत्ति जो है जब्त कर लिया। निश्चित तौर पर मामले में निवेशकों को 7.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ऐसे में रहने के लिए बड़ी कार्रवाई है। अक्सर देखा जाता है बिल्डर होते हैं या फिर भूखंड गिरते हैं, फ्लैट गिरते हैं, वो लोगों को जिनके तहत लोगों का पैसे जमा कराते हैं और उसके बाद वो कहीं से कहीं जिसके लिए उनको बताते हैं वो चीज कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद बड़ा किया गया और परिस्थिति हुआ जो सामने आया है जो बिल्डर है उसका सीएमडी है जैसे सराहन है लीटर के करीब निवेशकों को भूखंड देने का रंजीत राय संदेश उपलब्ध नहीं कराए गए। आपकी कंपनी से बाकी निवेशकों की मदद से निवेशकों से विकास की रकम को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग का उसके बाद कार्रवाई। बिल्कुल। तो देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस समक्ष में अब ईडी किस तरीके से आगे की कार्रवाई में जुटी रहती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में आग का तांडव लगातार जारी है। 68 घंटे बाद अभी तक आग धधक रही है। लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। 800 के आसपास दुकानें जलने की पुष्टि हुई है। 10 करोड़ के आसपास नुकसान की आशंका है। तो कानपुर में आग का कहर लगातार जारी है।
68 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन जुटा हुआ है। 800 के आसपास दुकानें बताई जा रही हैं जो कि इस आग की चपेट में आई हैं और 10 करोड़ के आसपास नुकसान की आशंका है। तो व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। बांस मंडी के 4 मंजिला इमारत में आग लगी है जिसमें कई दुकानें थी और ऐसे में वो दुकानें आग के हवाले हुई हैं और आग की चपेट में आई हैं। 68 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, बावजूद इसके वक्त लग रहा है आग पर काबू पाने में। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो ये बताने में असमर्थ है कि कितना वक्त और लग सकता है। इस कदर ये आग थी कि इतना विकराल रूप इस आग ने लिया कि 800 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और ऐसे में अब अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। रामजी, क्या कुछ जानकारी? देखिए 68 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी की क्या अपडेट है? प्रशासन की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एआर टावर में जो गुरुवार की देर रात आग लगी थी, जो अभी तक नहीं बुझी है, तो 68 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा रहा। आग जो है अपना विकराल रूप लगातार दिखा रही है। अभी तक की एआर टावर मसूद एक्ट कॉम्प्लेक्स 1, मसूद कॉम्प्लेक्स 2 में आग लगी थी। अब इसके बाद वो अजनल की एक और कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी देर रात कल आग लगी है। कल दोपहर से आग झिड़की और रात तक में आग विकराल रूप ले ली है। लेकिन उस आग को बुझाने के लिए अब तक 1800 फायर जो दमकल की गाड़ी है उसका पानी का छिड़काव हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पूरी तरह काबू नहीं पाया। अभी तक जिला प्रशासन ये बात बता रहा था कि शनिवार की रात तक हो तो आग पर लगभग पूरा तरीके से काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जो आग का तांडव वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और जो अंदर जो कॉम्प्लेक्स में जो 1000 दुकानें हैं छोटी बड़ी, उन दुकानों शटर को काट कर अंदर प्रवेश किया जा रहा है, जिसके बाद पानी का छिड़काव कर उन आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस आग से कहीं ना कहीं अरबों रुपए की जो क्षति हुई है, उस क्षति को लेकर के कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान है कि उनकी क्षति अगर पूरी नहीं होती है तो वो सड़क पर आ जाएंगे। उनका क्या होगा? उनको सरकार से फिलहाल बहुत उम्मीदें हैं कि ये आग जब बुझे तो उनकी जो क्षति है उसको पूर्ति की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में जब जो जिलाधिकारी कानपुर में विशाख जी, उनसे जब बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर बताया कि आग को 3 कॉम्प्लेक्स में लगभग बुझा लिया गया। नीचे जो ऊपर फ्लोर है, जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, वहां पर अब जब एनडीआरएफ की टीम ऊपर जाएगी और शटर काटकर जब अंदर प्रवेश करेगी तो जो आग वहां पर भड़क रही है या अंदर आग बनी हुई है उस पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अभी अगले 24 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और चलेगा, उसके बाद आग पर काबू पाने की बात जो कानपुर जिलाधिकारी उन्होंने कहा। इसके साथ ही जो पुलिस कमिश्नर बीपी जोगन उन्होंने बताया है कि जो आग है उसको बुझाने के प्रयास करते, उनकी पूरी जो पुलिस टीम है वो लगी पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह सील कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी है। किसी को ना वहां जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को आने दिया जा रहा है। जो दुकानदार है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो भी उनकी चीजें उनको सामान जितना निकल सकता उनको निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आग कब बुझेगी इस पर कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है, क्योंकि आग की स्थिति काफी भयावह है। वो रुक रुक कर आग उठ रही है और लगातार आग जो है अपना तांडव बरकरार करे हुए है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से आग बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है व्यापारियों का, ऐसे में इस ओर भी क्या प्रशासन अभी वक्त दे पा रहा है? इस पूरे मामले में जो जिला प्रशासन, जो पुलिस की टीम जो मौके पर लगी है, रेस्क्यू कर रही है, एनडीआरएफ की टीम हो चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, उस प्रशासन ने व्यापारियों को साफ संतुष्ट करके रखा हुआ है। उनका साफ तौर कहना कि अभी किसी को अंदर नहीं आना, जो उनका सामान जहां पर आग कम है वहां से जो सामान निकल सकता है उसको निकालने के लिए जो पुलिस की टीम है वो अभी सहयोग कर रही है। लेकिन आकलन लगाना अभी बहुत मुश्किल काम है कि कितना नुकसान है। व्यापारियों को सिर्फ समझाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा था, उन्होंने सभी व्यापारियों के साथ बैठक करी और उनको साफ तौर पर एक आश्वस्त किया है कि जो भी उनकी क्षति है, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उसको आज आकलन किया जाएगा और सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, जिससे कि आपका व्यापार जो व्यापारियों का
व्यापार है जो पूरा चौपट हो गया है, उसको फिलहाल किसी तरह खड़ा किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी होजरी मार्केट जो बांस मंडी पे है और हमराज कॉम्प्लेक्स में ही है, लेकिन वहां जो पूरा मार्केट पूरा ठप हो गया है। अब ऐसे में कहने व्यापारियों के सामने तो गंभीर समस्या, व्यापार कैसे शुरू होगा, इसको लेकर सरकार गंभीर और लगातार इस पर नजर बनाए हुए और जिला प्रशासन को लगातार निर्देशित कर रही है कि जो व्यापारियों की सुविधा है उस पर ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, तो देखना होगा किस तरीके से अब इस पूरे जो हालात है उससे निपटता है प्रशासन। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। असम राइफल में तैनात मेरठ के थाना किठौर इलाके के गांव गोविंदपुर शकरपुर निवासी जवान सौरभ का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में शव का गांव में स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 4 महीने पहले सौरभ असम राइफल में भर्ती हुआ था। 3 दिन पहले सौरभ की दीमापुर ट्रेनिंग सेंटर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजन असम रवाना हुए थे। वहीं रविवार की सुबह सौरभ का पार्थिव शरीर पैतृक गांव गोविंदपुर पहुंचा तो मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। यूपी के महाराजगंज जिले पर एक पिकअप सवार पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई, जिसमें तस्कर के पैर में गोली लग गई। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही के हाथ में गोली लग गई, जिससे सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को जरिए मुखबिर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्कर, जिसमें पिकअप गाड़ी से जिसमें गोवंश लदे हुए हैं, सिंदुरिया निचलौल के रास्ते बिहार जाने के फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास कर कोतवाली व एसओजी की टीम उद्योग तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक सफ़ेद पिकअप आता दिखाई दिया। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ निचलौल रास्ते पर बौलिया राजा गांव के पास पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है और इसके साथ ही एक पुलिसकर्मी जो कोतवाली थाना क्षेत्र का कांस्टेबल है, उसे भी हाथ में चोट आई। फर्रुखाबाद से अब खबर, बाल कटाने गया 16 वर्षीय बालक का गायब हुआ है। बालक का पता न लगने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने बालक के अपहरण का आरोप लगाया है। परिजनों ने 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। परिजनों ने अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तो परिजनों ने बालक के अपहरण का आरोप लगाया है और इसको लेकर पुलिस को भी तहरीर दी गई है। परिजनों ने 3 लोगों पर अपहरण की आशंका भी जताई है। अब इसको लेकर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है इस पूरे मामले के लिए। तो तहरीर परिजनों की तरफ से दी गई है। अपहरण का शक है। बाल कटाने गया 16 वर्षीय बालक अचानक गायब हुआ है और ऐसे में अपहरण की आशंका परिजनों की तरफ से जताई जा रही है। 3 लोगों पर शक भी जताया जा रहा है। ये सब तमाम तहरीर में बातें शामिल हैं। पुलिस इस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब खबर रायबरेली से है, जहां गौशाला में रखे पुआल पर अराजक तत्वों ने आग लगा दी है। वहीं आग लगने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने के समय लगभग 300 गौवंश मौजूद थे। तो आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गौशाला में मौजूद थे 300 गौवंश। तो अराजक तत्वों ने गौशाला में आग लगाई है। आग लगने के समय लगभग 300 गौवंश उसमें मौजूद थे। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां अराजक तत्वों ने गौशाला में आग लगा दी और इस वजह से हड़कंप मच गया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी, अराजक तत्वों की तरफ से आग लगाई गई, उस वक्त गौशाला में गौवंश भी बंद थे, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर?
जी बिल्कुल, ये देखिए राही ग्राम सभा का मामला है और गौशाला परिसर में रखे पुआल में अराजक तत्वों ने आग लगाई है और घटना से हड़कंप मच गई। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अभी भी आग किसने लगाई है ये इसका अभी पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन कोई हताहत नहीं है, कोई गौवंश को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो पुआल रखे थे, जो चारा जो उनके लिए कटता है, वो पूरा बर्बाद हो गया, जो लाखों रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ कार्रवाई की गई है उन अराजक तत्वों पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी देखिए उसमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है किन अराजक तत्वों ने इस पे पूरे घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, स्थानीय लोगों की मदद से जानकारी भी ले रही है, जो तथ्य आएंगे सामने उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद आपका। अब खबर पीलीभीत से है, जहां एक युवक फिल्मी अंदाज में एक तमंचा लहराते हुए गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को 315 बोर तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा था युवक का, और इसके आधार पर, वीडियो के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, इस युवक को गिरफ्तार किया है। तो तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, 315 बोर के तमंचे के साथ इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। लगातार इस तरीके के वीडियोस पर पुलिस भी अपनी नजर बना के रखती है, गलत संदेश समाज में ना जाए, और उसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए पीलीभीत से। अमित, क्या जानकारी? देखिए वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, क्या अपडेट? दरअसल ये मामला पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के मुड़गमा का है, जहां पर एक दबंग व्यक्ति ने पड़ोस में हुई कहासुनी को लेकर के वहां पर तमंचा निकाल कर लाया और लहराते हुए वहां पर लोगों को जान से मारने की धमकी भी देने लगा। हालांकि लोग जब घरों में घुस गए तो उसके बाद वो बाहर आ गया और दरवाजे पे भी तमाम अपनी दबंगई दिखाने लगा। जैसे ही किसी ने इस वीडियो को बनाया और वायरल कर लिया, जैसे वीडियो वायरल हुआ और तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और जो आरोपी है उसको जाकर के गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया है। फिलहाल अमित, कुछ पता लग पाया कि किस उद्देश्य से ये इस तरीके की वीडियो सामने आई है, उसके पीछे क्या पूरा मामला रहा? दरअसल आपको बता दें, गांव में ही कुछ कहासुनी हो गई थी पड़ोसी से, लेकिन उसको दबाने के चक्कर में अपने आप को एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कुख्यात के रूप में, यानी कि लोगों को भय जमाने के रूप में कि पूरा गांव हमारा दहशत में रहे, लोग हमसे डरते रहे, जो हम कहें अपनी मनमानी करवाने को लेकर के एक दबंगई टाइप से जो है इस तरह से लहराने का ये वीडियो वायरल हुआ था। एक किस्म का अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो कि लोगों को दबाने का, लोगों के साथ अभद्रता करने का और उनको अपने भय से अपने काम करवाने के रूप में इस तरह का कृत्य सामने आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ पुलिस ने भारी संख्या में बरामद की है स्मैक, जहां बरेली से लाकर मेरठ में सप्लाई करता था स्मैक। पाउडर में स्मैक का कलर मिलाकर बेचा करते थे स्मैक तस्कर, अलग कलर मिलाकर स्मैक मेरठ में करते थे सप्लाई। मामले में अरशद नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है। तो स्मैक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी सफलता ये पुलिस के हाथ लगी है, जहां अलग कलर मिलाकर स्मैक मेरठ में सप्लाई किया करते थे ये स्मैक तस्कर। मामले में अरशद नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी कि कब से वो इस तरीके के काम में संलिप्त है। मेरठ पुलिस ने भारी संख्या में उसके पास से स्मैक बरामद भी किया है। तो बरेली से लाकर मेरठ में स्मैक सप्लाई की जा रही थी, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। पाउडर में स्मैक का कलर मिलाकर स्मैक तस्कर इसे बेचते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।